Assalamu alaikum. This is session 20 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT491 and I'm Usman bin Saif. Let's see a quick snapshot of what we learned in the last session. हमने पिछले सेशन में क्या देखा था? हमने पिछला कंप्लीट सेशन हमने स्पेंड किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। पहले तो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिफ़ाइन किया, होता क्या है। सेक्शन 1 इस कोर्स का जो था उसमें भी हमने जो पढ़ा था नॉलेज क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, तब भी हमने इन डिटेल देखा था कि हाइपोथेसिस होता क्या है, हम उसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं, किस चीज़ को कहते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्या ये ज़रूरी है कि हर स्टडी के हाइपोथेसिस हो या ना हो। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी लास्ट सेशन में। अब हमने इसको इन डिटेल देखा था कि हाइपोथेसिस किन बेसिस पर डेवलप होता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, नल कब ट्रू होता है, ऑल्टरनेट कब फॉल्स होता है। नल को हम H0 से सिंबल से जो है डिवाइस करते हैं, दूसरे को H1 से करते हैं। इसी तरह फिर हमने देखा कि हम हाइपोथेसिस का हमने प्रोसीजर देखा था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या प्रोसीजर है, बेसिकली 8 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे और हमने उनको इन डिटेल देखा था कि हम उसमें फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक देखते हैं कि हम उस पर कौन सी लगाएंगे, अपना सैम्पल साइज़ देखते हैं, फिर टेक्निक के एसोसिएशंस देखते हैं, फिर हम अपना टेस्ट रिज़ल्ट निकालते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और हमारी जो पी की प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सिग्निफिकेंस उसकी वैल्यू हम किस तरह से देखते हैं, दोनों का सिग्निफिकेंट हम लोग डिसीजन कैसे उसमें से फाइंड करते हैं, हम उसमें से कंक्लूजन क्या निकालते हैं और फाइनली जब कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो उस कंक्लूजन पे बेस करके हम डिसीजन कैसे लेते हैं कि क्या नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। और फाइनली 8वां स्टेप उसमें ये था कि अगर हम जब हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है और हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमारा कंक्लूजन ये है, हमारी स्टडी ये कहती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने कंक्लूजन को मार्केटिंग टर्म्स के अंदर हम ड्रॉ करते हैं। हम मार्केटिंग टर्म्स में, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि हम इस वक्त बिजनेस रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त मार्केटिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं, ये कोर्स जो है ये बिजनेस रिसर्च ओरिएंटेड है, तो हम उसको फिर बिजनेस लैंग्वेज में उसे किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, हम किस तरह से अपना बिजनेस कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, हम क्या डिसीजन लेते हैं, ये सारी बातें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। हमने साथ सिग्निफिकेंस भी डिस्कस की थी कि हाइपोथेसिस की अपनी क्या सिग्निफिकेंस है, प्लस जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं उसकी सिग्निफिकेंस कैसे देखते हैं। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट्स भी देखे थे, हमने कैलकुलेशन का तरीका भी देखा था कि जी स्टेटिस्टिक अगर कैलकुलेट करना उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, पी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, और फिर अगर P की वैल्यू और Z स्टेटिस्टिक की वैल्यू क्या हो तो क्या रिज़ल्ट है, अगर क्या हो तो क्या है, कौन सी किससे कैलकुलेटेड और क्रिटिकल, कैलकुलेटेड ज़्यादा हो तो क्या होता है, क्रिटिकल ज़्यादा हो तो क्या होता है, सिग्निफिकेंस रीजन क्या होता है। ये सारी बातें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। अब आज ये जो सेशन है, सेशन नंबर 20, इसमें अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि टेबुलेशन, क्रॉस टेबुलेशन तो हमने फ्रीक्वेंसी वाले सेशन में भी देखी थी। हमने देखा कि हम फ्रीक्वेंसी को कैसे टेबुलेट करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी हम सिर्फ एक वेरिएबल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। हम फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट करते हैं हम एक वेरिएबल, नॉट मोर देन वन। हमने उससे देखा था इंडिविजुअल वेरिएबल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। अब जब हम मोर देन वन वेरिएबल हो तो फिर हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स हों, 3 हों, 4 हों, 5 वेरिएबल्स हों, तो हम क्या करते हैं, अगर 5 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएं तो फिर हम क्या करेंगे। और आज के सेशन में हम ये भी देखेंगे कि 2 वेरिएबल्स हों तो हम कैसे हम उन दोनों वेरिएबल्स के आपस में एसोसिएशन फाइंड करते हैं, उस पर टेस्ट कौन सा लगता है, फिर हम
3 वेरिएबल्स हों तो क्या पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिज़ल्ट्स होते हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे, हम एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हम फाइनली इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे कि काई स्क्वायर एक टेक्निक है क्रॉस टेबुलेशन की। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कैसे हम फाइंड करते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है और हमें क्या बताता है वो। नाउ क्रॉस टेबुलेशन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, क्रॉस टेबुलेशन क्या है। पहले हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। In order to introduce the frequency distribution, we posed several representative marketing questions. हमने frequency distribution से पहले क्या किया था, questions देखे थे किन की हम क्या जानना चाहते हैं, उस information को जानने के लिए हमें क्या variables चाहिए, उन variables का फिर हमने कैसे analysis करना है, तीसरा step था। अगर एक variable है उसके बारे में हमें information, उसके character, जैसे age एक variable है, एज की अगर हम कैटेगरीज देखना चाहते हैं कि कौन सा एज किस ग्रुप में कितने लोग फॉल करते हैं, तो वो क्या होगा, वो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एक वेरिएबल को आप देख रहे हैं। नाउ अगर एक से ज़्यादा हो जाएं, ऑल दो आंसर्स टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंगल वेरिएबल आर इंटरेस्टिंग, हमने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, दे ऑफन रेज्ड एडिशनल क्वेश्चंस अबाउट हाउ टू लिंक दैट वेरिएबल टू द अदर वेरिएबल। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ फैक्ट्स देखे थे कि एक वेरिएबल है, उसके हमने फ्रीक्वेंसीज देखी थी। अब अगर एक वेरिएबल को हमने दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करना है, रिलेशनशिप देखना है, एसोसिएशन देखनी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर क्रॉस टेबुलेशंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ब्रांड लॉयल यूजर्स आर मेल। अब एक ब्रांड है, हमने अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी देखें कि कितने लोग उसे परचेज या कितने उसके यूज़र्स हैं, तो नंबर ऑफ यूज़र्स तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगर हम देखें कि इस ग्रुप में कितने अगर हम उसके ग्रुप्स बना दें, एज ग्रुप्स बना दें कि हर एज ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं, कितने इंडिविजुअल्स हैं जो ब्रांड लॉयल्स हैं, तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अगर हम उसको आगे फर्दर उसको हम एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, जेंडर, कि उसमें से कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इनकी आपस में एसोसिएशन देखें, तो उसके लिए हम क्रॉस टेबुलेशन यूज़ करते हैं। इस प्रोडक्ट यूज़ measured in terms of heavy users, medium users, light users and non-users related to interest in outdoor activities, high, medium and low। अब एक प्रोडक्ट है, उसके यूज़ जो इंडिविजुअल्स उसे यूज़ करते हैं, हमने उसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, हैवी यूज़र्स, मीडियम यूज़र्स, लाइट एंड नॉन यूज़र्स। अब नॉन यूज़र्स या हैवी यूज़र्स या लाइट यूज़र्स या मीडियम यूज़र्स, इन चारों ग्रुप्स को फर्दर अगर हम डिवाइड करें, एक और इस वेरिएबल के साथ लिंक करें, एसोसिएट करें इसकी प्रॉपर्टीज़ को, कि क्या वो जो हैवी यूज़र्स हैं वो इंडोर एक्टिविटीज़ के अंदर भी इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं। लेते हैं तो हाई इंटरेस्ट लेते हैं, मीडियम लेते हैं या लो लेते हैं। दो चीज़ें आ गई हमारे पास, 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो है इंडोर एक्टिविटीज़, दूसरा है प्रोडक्ट यूज़। प्रोडक्ट यूज़ में हमने अगर सपोज वाई एक्सेस के ऊपर हमने 4 ग्रुप्स बना दिए, तो हमने एक्स एक्सेस के ऊपर क्या बना देंगे, 4 हम 3 ग्रुप्स बना देंगे इंडोर एक्टिविटीज़ के, और फिर उसके आगे रेलेवेंट हम वैल्यू देखेंगे, और वो वैल्यू क्या शो करेगी, दोनों वेरिएबल्स की आपस में एसोसिएशन, रिलेशनशिप। इस फेमिलियरिटी विद द न्यू प्रोडक्ट रिलेटेड टू एज एंड एजुकेशन लेवल, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसकी जो फेमिलियरिटी है, उसके बारे में लोग कितना जानते हैं, क्या हम उसे एज और एजुकेशन से उस रिलेट कर सकते हैं, क्या एक सर्टन एज यंगर्स और हाईली एजुकेटेड वो उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, या फिर एक ओल्डर एज
और हाईली एजुकेटेड। इस प्रोडक्ट ओनरशिप रिलेट टू इनकम? क्या अगर हम बात करें जिस तरह एग्जांपल है मर्सिडीज़ की, मर्सिडीज़ इज़ एन एक्सपेंसिव ब्रांड, तो क्या हम उसकी ओनरशिप, मर्सिडीज़ ऑटोमोबाइल की ओनरशिप जो है वो हम हाई इनकम ग्रुप से, लो से या मीडियम से एसोसिएट करते हैं या नहीं? क्या एक वो आम आदमी भी ख़रीद सकता है? इससे इन सवालों के जवाब हम ढूंढ सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ क्रॉस टेबुलेशन? पहले तो हमने एक लेमैन टर्म्स में एग्जांपल्स में देखा कि क्रॉस टेबुलेशन क्या होती है। अब now we have to see how we define it. A statistical technique that describes two or more variables simultaneously and results in tables that reflect the joint distribution of two or more variables that have a limited number of categories or distinct values. दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, उनका आपस में रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करता है इन टेबुलर फॉर्म। कंटीजेंसी टेबल, a cross tabulation table, it contains a cell for every combination of category of its two variables. हमने जैसे भी बात की, एज ग्रुप की 4 कैटेगरीज हैं, इनकम ग्रुप की 3 कैटेगरीज हैं। इनको अगर हम आपस में क्रॉस टेबुलेट करें तो इट what shape or what form it will take? It will be called a contingency table. Why? Because it contains a cell for every combination of categories. हर कम्बिनेशन, अब जैसे एज ग्रुप है, एज की हमने 4 कैटेगरीज बनाई, हर कैटेगरी का एक रेलेवेंट सेल होगा। इनकम की 3 कैटेगरीज है, हर कैटेगरी का एक रेलेवेंट सेल होगा। और वो सेल्स की आपस में मैचिंग जो है, टेबुलेशन जो है, वो हमें रिलेशनशिप डिफाइन करेगी, बताएगी। लेट्स सी एन एग्जांपल। अब जैसे हमने बात की इंटरनेट यूज की, सेक्स एंड इंटरनेट यूज, जेंडर और इंटरनेट यूज, क्या मेल जो है वो ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं या फीमेल यूज़ करते हैं? फिर हमने देखा हमारे पास जेंडर एक वेरिएबल है, एक हमारे पास इंटरनेट यूज़ है। इंटरनेट यूज़ की 3 कैटेगरीज हैं, लाइट यूज़र्स, हैवी यूज़र्स, 2 कैटेगरीज हैं, लाइट यूज़र्स, हैवी यूज़र्स। जेंडर की भी 2 कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें है, हमें पता चलेगा कि मेल लाइट यूज़र्स 5 हैं। 5 फिगर हमें बताता है कि 5 मेल्स ऐसे हैं जो कि लाइट यूज़र्स हैं इंटरनेट के, 10 फीमेल्स ऐसी हैं जो कि बहुत कम इंटरनेट यूज़ करती हैं, 10 मेल्स ऐसे हैं जो कि बहुत हैवी यूज़र्स हैं इंटरनेट के, 5 फीमेल्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करती, हैवी यूज़र्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करती हैं। नाउ अब हम बात करेंगे 2 वेरिएबल्स की। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखी, इसमें 2 वेरिएबल्स थे जिनके आपस में हमने क्रॉस टेबुलेशन की। क्रॉस टेबुलेशन विद 2 वेरिएबल्स इज आल्सो नोन एज बाइवेरिएट क्रॉस टेबुलेशन। इसको हम बाइवेरिएट क्रॉस टेबुलेशन भी कहते हैं। Consider again the cross classification of internet usage with sex given in the table. Is usage related to sex या gender? Is it appears to be from table? जैसे ये टेबल देखें जी दोबारा, इस टेबल में मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हमें रिलेशनशिप बता रहा है जेंडर का और इंटरनेट यूजेज का। इंटरनेट यूजेज में हैवी यूजर्स और मेल एंड फीमेल, लाइट यूजर्स मेल एंड फीमेल। Now we see that respondents who are males are heavy internet users as compared to females. ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका है? मेल्स का है जो कि हैवी इंटरनेट यूजर्स हैं। फीमेल्स बहुत कम हैं जो कि हैवी इंटरनेट यूज करती हैं।
लेट्स सी दिस टेबल, उसी की हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। अब जेंडर और इंटरनेट यूज, हैवी यूजर्स मेल 66.7% हैं जो कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेल्स। और फीमेल का क्या प्रोपोर्शन है? 33.3 फीमेल्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। अब अगर हम लाइट यूजर्स में देखें तो इसका ऑपोजिट है, 66.7 फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत थोड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। 33.3% मेल्स ऐसे हैं जो बहुत थोड़ा इंटरनेट यूज करते हैं। परसेंटेज अगर हम देखें इसको, हम क्रॉस टेबुलेशन थी, एक वेरिएबल आप कॉलम्स में रखते हैं, एक वेरिएबल आप रो में रखते हैं। अब अगर हम उसको उल्टा कर दें, रो को कॉलम में लें, कॉलम को रो में ले जाएं, तो क्या होगा? क्या हमारा रिजल्ट बदल जाएगा? रिजल्ट हमारा सेम रहेगा, क्योंकि यह हमारा क्रॉस टेबुलेशन, जो हमारा टेबल है वो दो वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल, ये रिलेशनशिप है। अब अगर ये वेरिएबल ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, रिलेशनशिप तो वही रहेगा, रिलेशनशिप तो नहीं बदलेगा, बिकॉज ऑफ द पोजिशन, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ वेरिएबल्स। नाउ 3 वेरिएबल्स, हमने बात की 2 वेरिएबल्स की। अब अगर 3 वेरिएबल हो फिर क्या करेंगे? पहले हमने देखा 2 वेरिएबल्स थे, दोनों का हमने क्रॉस टेबुलेशन किया। अब अगर तीसरा वेरिएबल भी आ जाए, often the introduction of third variable clarifies the initial association or lack of it observed between the two variables. Usually हम एक जनरल फेनोमेना है कि हम 2 वेरिएबल्स का जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 वेरिएबल्स का एक एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम तीसरा एक वेरिएबल भी अगर ऐड कर लें तो वो जो ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं उनको या तो क्लैरिफाई कर देता है, उनको और ज़्यादा उनकी एसोसिएशन या रिलेशनशिप को डिफाइन कर देता है, या बिल्कुल ही सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, या सिचुएशन बिल्कुल उलट हो जाती है। The introduction of a third variable can result in 4 possibilities. 4 तरह की possibilities हैं जो कि आपके थर्ड वेरिएबल की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल अराइज होती हैं। पहली है, इट कैन रिफाइन द एसोसिएशन ऑब्जर्व बिटवीन द 2 ओरिजिनल वेरिएबल्स। आपकी एसोसिएशन रिलेशनशिप रिफाइन हो जाता है और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। It can indicate no association between the 2 variables, although an association was initially observed. 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप था उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है, ऑल्दो के पहले रिलेशनशिप ऑब्जर्व हो किया था, लेकिन तीसरी वेरिएबल आया तो वो आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। It can reveal some association between the 2 variables, although no association was initially observed. आपके दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन तीसरे वेरिएबल के आने की वजह से वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गया। In this case, the third variable reveals a suppressed association between the first 2 variable, a suppressor effect. और चौथी पॉसिबिलिटी क्या, कंडीशन क्या है? इट कैन इंडिकेट नो चेंज इन इनिशियल एसोसिएशन। तीसरे वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो ऑलरेडी 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप था वो ही रहा, जो हमने ऑब्जर्व किया था वो ही रहा। तीसरा वेरिएबल ऐड करने से या डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दीज आर व्हाट, अभी हमने किस चीज़ को डिस्कस किया? हमने 4 पॉसिबिलिटीज सिचुएशंस डिस्कस की ड्यू टू इंट्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल इन अ क्रॉस टेबुलेशन टेक्निक।
अब हम इन चारों पॉसिबिलिटीज को इन डिटेल विद एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से पॉसिबिलिटी अराइज होती है, क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि ओरिजिनली देयर वर टू वेरिएबल्स और उन दोनों में या तो एसोसिएशन थी या एसोसिएशन नहीं थी। अगर एसोसिएशन थी और हमने तीसरा वेरिएबल ऐड कर दिया तो उसका क्या रिजल्ट निकला, रिफाइंड एसोसिएशन बिटवीन द टू ओरिजिनल। जो ओरिजिनली दो थे उनकी एसोसिएशन रिलेशनशिप और ज़्यादा क्लियर हो गया, रिफाइन हो गया। या नो एसोसिएशन और या जो थी ओरिजिनली जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया। दो बातें ना, एक तो ये कि आप जो ओरिजिनली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप था वो ज़्यादा क्लियर हो गया, एनहांस हो गया, या वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, या उन दोनों का जो रिलेशनशिप था उस पे तीसरे का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तीसरे वेरिएबल का। तीन चीज़ें हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल, जबकि दो वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप था। अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं, जब दो वेरिएबल्स के आपस में बीच में रिलेशनशिप नहीं है, हम एक तीसरा वेरिएबल ऐड कर देते हैं, तो दो सिचुएशंस होंगी। या तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों को, दोनों में जो पहले सिचुएशन थी, या तो अगर उन दोनों में रिलेशनशिप था या नहीं था और उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन में हमने पहले बात की कि दोनों में रिलेशनशिप नहीं था, तो इसका मतलब है तीसरा आने की वजह से रिलेशनशिप डेवलप भी नहीं होगा, तीसरा वेरिएबल आने की वजह से। या दूसरी सिचुएशन क्या है कि दोनों में रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। दो चीज़ें हो सकती हैं ना। अब अगर रिलेशनशिप नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, या रिलेशनशिप बन जाएगा या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर रिलेशनशिप है तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, रिलेशनशिप और बेहतर हो जाएगा, या रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। सो ये चार्ट हमें क्या डिस्क्राइब करता है, अभी जो हमने चार पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी उसी को ये फर्दर क्लासिफाई करता है। नाउ अब हम उन्हीं चार पॉसिबिलिटीज़ को इन डिटेल देखते हैं। Possibilities of results after introduction of third variable are now explained with examples on a sample of 1000 respondents. 1000 respondents का हमने एक सैंपल लिया, उसके जो रिजल्ट्स आए उस पे बेस करके हम अपनी चारों पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी थी रिफाइनमेंट ऑफ एन इनिशियल रिलेशनशिप। The relationship between purchases of fashion clothing and marital status was re-examined in the light of third variable. In case of females, 60% of the unmarried fall in the higher purchase category and 25% married. For males, 40% unmarried and 35% married fall in the higher purchase category. अब फैशन क्लॉथिंग और मैरिटल स्टेटस दो वेरिएबल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे, और हमने मैरिटल स्टेटस के अंदर फिर दो कैटेगरीज थी, मैरिड अनमैरिड। फैशन क्लॉथिंग में हमारे पास कैटेगरीज थी हाई परचेज, लो परचेज, मीडियम परचेज। ठीक है, अब हमने एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, जेंडर, कि मैरिड कितने मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं, अनमैरिड कितने मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं। अब उससे क्या फ़र्क पड़ा, उससे ये फ़र्क पड़ा हमारा जो इनिशियल रिलेशनशिप था मैरिड और हाई जो है परचेज कैटेगरी है, मैरिड और हाई परचेज, इन दोनों का रिलेशनशिप और ज़्यादा रिफाइन हो गया, क्लियर हो गया, ऑब्वियस हो गया। हमें पता चला 60% अनमैरिड फीमेल्स के केस में 60% अनमैरिड फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा हाई शॉपिंग करती हैं और 25% ऐसी हैं जो कम करती हैं। मेल्स के हमने जब केस देखा तो 40% अनमैरिड थे और 35% मैरिड थी।
फीमेल्स के केस में था 60% अनमैरिड थी जो कि परचेज ऑफ फैशन क्लॉथिंग हाई कैटेगरी के अंदर करती थी, और इसी तरह मेल में 40% अनमैरिड था। Hence the introduction of gender third variable has refined the relationship between marital status and purchase of fashion clothing. इसको हम एज ए टेबल भी देख लेते हैं। ये टेबल और ये एग्जाम्पल्स जो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, दे आर फ्रॉम योर रिसोर्स बुक। आप अपनी बुक देख के उसको दोबारा से रिविजिट भी कर सकते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स थे ऑलरेडी, परचेज ऑफ फैशन क्लॉथिंग, हाई एंड क्लॉथिंग, लो एंड, दो कैटेगरीज थी, मैरिड और अनमैरिड। इनिशियली हमारे पास ये सैंपल था। अब हमने तीसरा वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, हाई लो, मैरिड, अनमैरिड में मेल मैरिड, अनमैरिड, फीमेल मैरिड एंड अनमैरिड। तो क्या हुआ, इससे हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा इन्हांस हो गया। हमें पता चला कि जो इतने परसेंट मेल थे, अनमैरिड मेल थे, वो हाई एंड परचेज करते थे, इतने परसेंट फीमेल्स थी जो हाई एंड परचेज करती थी, इतने परसेंट जो मेल थे और मैरिड थे वो लो एंड परचेज करते थे, इतने परसेंट फीमेल्स और मैरिड लो एंड इतना परचेज करती थी। सो हमारा रिलेशनशिप टैबुलेशन में और ज़्यादा क्लियर हो गया। अब दूसरी सिचुएशन क्या, पॉसिबिलिटी क्या, हमने देखी थी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी देखी थी कि इनिशियल जो हमारा वेरिएबल्स में रिलेशनशिप था और ज़्यादा रिफाइन हो गया, क्लियर हो गया, ऑब्वियस हो गया। अब हम बात करते हैं इनिशियल रिलेशनशिप वाज स्पूरियस। स्पूरियस क्या होता है? इनिशियली तो रिलेशनशिप था, लेकिन जब थर्ड आया, हम इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं। 32% of those with college degrees own an expensive automobile as compared to 21% who do not। हमने देखा कि 31%, हम दो वेरिएबल्स अब हमारे पास हैं, एक कॉलेज डिग्री है, एक एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल है। इन दोनों का जब हमने रिलेशनशिप देखा तो देखा 31% लोग ऐसे थे जिनके पास कॉलेज डिग्री थी और एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल थी। 1% ऐसे लोग थे जिनके पास कॉलेज डिग्री थी लेकिन एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल नहीं थी। रिसर्चर वाज टेम्प्टेड टू कंक्लूड दैट एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड ओनरशिप ऑफ एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल्स। कि रिसर्चर का कंक्लूजन क्या था कि एजुकेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है अच्छी गाड़ी रखना। एजुकेशन ज़्यादा होगी तो एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल रख सकेगा एक इंडिविजुअल। फिर हमने देखा लेटर रियलाइजिंग दैट इनकम में ऑल्सो बी अ फैक्टर। ज़रूरी, हमने बाद में देखा रिसर्चर ने कि क्या ये ज़रूरी है कि एजुकेशन ज़्यादा हो तो इनकम भी ज़्यादा होगी। हमने एक थर्ड वेरिएबल इनकम भी ऐड कर लिया। The researcher decided to re-examine in the light of the income level. The result was that the association between education and ownership of expensive automobile disappeared. हमने बात की थी initial relationship was spurious. शुरू में relationship था, बाद में गायब हो गया। Initially तो दोनों में relationship था, education में भी और expensive automobile में भी। जो एजुकेटेड लोग थे उनके पास ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल्स थी, indicating that the initial relationship between the two variables was spurious. Now, on this table you can see expensive ownership of expensive automobile, yes or no. कॉलेज डिग्री, नो कॉलेज डिग्री। हमने पहले एजुकेशन के हिसाब से देखा, अगर कॉलेज डिग्री है तो 32% के पास एक्सपेंसिव गाड़ी हैं और 68% के पास नहीं है।
विद कॉलेज डिग्री। अगर कॉलेज डिग्री नहीं है तो 21% के पास है और 79% के पास नहीं है। नाउ अब हमने इनकम एक और वेरिएबल ऐड कर लिया इसमें। जब इनकम के हिसाब से हमने देखा कि इनकम, लो इनकम, हाई इनकम। अब लो इनकम में कॉलेज डिग्री होना और कॉलेज डिग्री ना होना कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक्सपेंसिव गाड़ी होना, एक्सपेंसिव गाड़ी ना होना। हाई इनकम में कॉलेज डिग्री होना, कॉलेज डिग्री ना होना कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल होना या ना होना। तो इससे हमें क्या पता चला, इनिशियली दोनों में रिलेशनशिप था, एसोसिएशन थी एक्सपेंसिव गाड़ी और आपकी एजुकेशन में। ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा कॉलेज डिग्री, ज़्यादा अच्छी गाड़ी। लेकिन जब हमने इनकम का एक और वेरिएबल ऐड किया तो दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। अब हम देख रहे हैं रिवील सप्रेस्ड एसोसिएशन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, रिवीलिंग सप्रेस्ड एसोसिएशन। A researcher suspected desire to travel abroad may be influenced by age. एक रिसर्चर का ख्याल है कि बाहर जाना, मुल्क से बाहर ट्रैवल करना, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एज। अब यंग एज में या आप एक मिडिल एज में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ओल्ड एज में कम ट्रैवल करते हैं, या बिल्कुल आप जब बच्चे हैं तब भी चाइल्डहुड में आप कम ट्रैवल करते हैं। However, a cross section of the two variables produce the result indicating no association. जब इसकी टैबुलेट किया, क्रॉस सेक्शन बनाया उसने डाटा कलेक्ट करके, तो पता चला कि इन दोनों वेरिएबल्स में तो कोई रिलेशनशिप एसोसिएशन है ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अगर यंग है तो वो ट्रैवल भी करेगा, हो सकता है ओल्ड ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। So there is no relationship. When gender was introduced as a third variable, gender या sex हमने इंट्रोड्यूस किया as a third variable, अब हमने देखना है कि आया मेल और यंग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फीमेल और यंग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मेल और ओल्ड ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, फीमेल और ओल्ड ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। Among men, 60% of those under 45 indicated to travel abroad. हमारा रिजल्ट ही चेंज हो गया। The pattern was reversed for women, with 35% of those under 45 indicated a desire to travel abroad. सिर्फ 35% ऐसी औरतें थीं जिन्होंने बाहर ट्रैवल करने की ख्वाहिश जाहिर की, और 65% औरतें ऐसी थीं जो कि 45 साल से, जिनकी उम्र ज़्यादा थी और वो बाहर जाना चाहती थीं। मर्दों में इसका उलट था, 45 ईयर ऑफ एज से कम के जो लोग थे वो ज़्यादा बाहर जाना चाहते थे। औरतों में 45 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा के लोग बाहर, ज़्यादा की औरतें बाहर जाना चाहती। दोनों का रिजल्ट उल्टा हो गया। Because the association between desire to travel abroad and age runs in opposite direction for males and females. The relationship between these two variables is masked when the data are aggregated across sex, gender. Initially traveling abroad और age, ये दो हमारे variables थे, लेकिन क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे थे, तो जब तक हमने एक थर्ड वेरिएबल नहीं ऐड किया जेंडर का, तब तक हमें इसका रिलेशनशिप हम नहीं डिफाइन कर सके, हमें नहीं पता चल सका कि क्या रिलेशनशिप है। एज ग्रुप है, लेकिन एज ग्रुप के अंदर फिर जेंडर, मेल या फीमेल, कौन किस डायरेक्शन में रन कर रहा है।
इससे हमें सिचुएशन थर्ड वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो गई। अब अगर हम इसका चार्ट देखें, लेस देन 45 और 45 और मोर एज, लेस देन 45 50% लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, 50% नहीं ट्रैवल करना चाहते। तो उसका मतलब है कि दोनों में कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं। इसी तरह 50% नहीं करना चाहते, 50% करना चाहते हैं। तो ये टेबल हमें क्या बताता है, एज और डिज़ायर टू ट्रैवल अब्रॉड दोनों वेरिएबल्स में देयर इज़ नो स्पेसिफिक और प्रॉपर रिलेशनशिप एसोसिएशन। नाउ इस चार्ट में अगर आप देखें, हमने एज ग्रुप को डिवाइड कर दिया जेंडर में, मेल्स एंड फीमेल्स। मेल एज लेस देन 45, मोर देन 45, फीमेल एज लेस देन 45, मोर देन 45। इससे क्या हुआ, हमारा एक रिलेशनशिप एनहांस हो गया, एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया कि डिज़ायर टू ट्रैवल अब्रॉड। मेल जो हैं वो लेस देन 45 जो हैं ईयर्स ऑफ एज, 60% ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं बाहर। आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज 40% हैं जो कि जाना चाहते हैं, बाकी नहीं जाना चाहते। फीमेल्स लेस देन अगर 45 हैं तो सिर्फ 35% जाना चाहती हैं। अगर मोर देन 45 हैं, 45 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो 65% ऐसी ख़वातीन या वुमेन हैं जो कि बाहर जाना चाहती हैं। इससे हमारी हम किस पॉसिबिलिटी की इस वक्त बात कर रहे थे कि इनिशियली देयर वाज नो रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बट व्हेन द थर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड अ रिलेशनशिप डेवलप्ड। ऑब्वियस हो गया रिलेशनशिप। नाउ नो चेंज इन इनिशियल रिलेशनशिप, अनदर पॉसिबिलिटी। इनिशियल रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से या नहीं से, ना इंट्रोड्यूस करें या ना करें। In some cases, the introduction of third variable does not change the initial relationship observed, regardless of whether the original variables were associated. क्या है? In some cases, the introduction of the third variable does not change the initial relationship observed. जो initially relationship हमने देखा है, तीसरे वेरिएबल के ऐड करने से या डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। The respondents were classified into small and large family size based on a median split of distribution with 500 respondents in each category. No association is observed. हमारे पास दो वेरिएबल्स क्या हैं? Small and large family size. ठीक है जी। अब तीसरा एक हम वेरिएबल ऐड करते हैं, हाई और लो इनकम ग्रुप। हमने एक इनकम ग्रुप भी ऐड कर दिया। When income was introduced as a third variable in the analysis, again no association was observed. कोई रिलेशनशिप नहीं डेवलप हुआ स्मॉल एंड लार्ज फैमिली साइज में। हम बात कर रहे थे स्मॉल एंड लार्ज फैमिली साइज जब दे गो टू द रेस्टोरेंट्स ईट आउट के लिए। अब हम इस टेबल को अगर देखें कि वो कितना फ्रीक्वेंटली, क्या वो बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर जाके खाना खाते हैं, स्मॉल फैमिली है या लार्ज फैमिली है, क्या वो बहुत कम बाहर जाके खाना खाते हैं, स्मॉल फैमिली लार्ज फैमिली। इनिशियली इनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमें वैल्यूज बताती हैं 65% ऑफ स्मॉल फैमिलीज हैं जो कि बाहर जाके फ्रीक्वेंटली खाना खाती हैं और 65% लार्ज फैमिलीज हैं जो बाहर जाकर खाना खाती हैं। नाउ जब हमने इनकम वेरिएबल भी हमने ऐड कर दिया तो क्या हुआ, तीसरा वेरिएबल इनकम। तो क्या इनकम की वजह से हमारे एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप नहीं था वो डेवलप हुआ? नो, कोई फर्क नहीं पड़ा। लो इनकम हाई इनकम की हमने फैमिली साइज देख लिया, लो इनकम ग्रुप में हाई इनकम ग्रुप में। अब
रिजल्ट हमारा वही का वही रहा। 65% लो इनकम ग्रुप की स्मॉल फैमिलीज थी जो बाहर खाना खाती हैं। हाई इनकम ग्रुप में भी स्मॉल फैमिलीज 65% ही हैं जो कि बाहर जा खाना खाती हैं, बाकी नहीं खाती। सो हमारा फोर्थ पॉसिबिलिटी वाज कि इनिशियली देयर वाज नो रिलेशनशिप and with the introduction of the third variable that made no difference। आप और कोई रिलेशनशिप या एसोसिएशन ना ही डेवलप हो सके। हमने अभी बात की रिजल्ट्स की। हमने देखा क्रॉस टेबुलेशन दो वेरिएबल्स की देखी, हमने बात की दो वेरिएबल्स में कैसे होती है। फिर अगर हमने बात की तीन वेरिएबल्स हो जाए, दो वेरिएबल्स की क्रॉस टेबुलेशन क्या डिफाइन करती है, उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप। तीन हो जाए तो तीनों का रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली हमने पॉसिबिलिटी देखी कि इनिशियली देयर वाज नो रिलेशनशिप। तीसरे के वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। दिस वाज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि इंट्रोडक्शन डेवलप हो जाता है। एक हमने पहली जो पॉसिबिलिटी देखी थी कि उनका रिलेशनशिप और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, रिफाइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। फिर हमने बात की कि उनका दो वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है तीसरे वेरिएबल के एडिशन से, तीसरे वेरिएबल के एंटर होने से वो रिलेशनशिप डल हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। चौथी सिचुएशन, ये चौथी पॉसिबिलिटी अब हमने देखी कि दो वेरिएबल्स थे जिनमें रिलेशनशिप या एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तीसरे वेरिएबल के एडिशन से एसोसिएशन स्टिल एग्जिस्ट नहीं करती। इसको हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं अपने टेबल के थ्रू। दिस वॉज द टेबल जो कि हमने ओरिजिनली डिस्कस किया था पहले। हमारे पास दो वेरिएबल्स थे इनिशियली। अब हमने दो वेरिएबल्स के अंदर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दोनों वेरिएबल्स में, एक सिचुएशन उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, हम तीसरा वेरिएबल उसमें ऐड करें तो क्या होगा, तो तीन सिचुएशन, तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। एक, उनका रिलेशनशिप और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, रिफाइंड एसोसिएशन हो जाएगी, उनमें एसोसिएशन बढ़ जाएगी बिटवीन द टू ओरिजिनल वेरिएबल्स। दूसरी बात, नो एसोसिएशन बिटवीन द ओरिजिनल वेरिएबल, उनकी एसोसिएशन खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जो एसोसिएशन या रिलेशनशिप है वो ही रहेगा। तीसरे वेरिएबल के एडिशन से जो पहले दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एसोसिएशन है वही रहेगी। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें, हम ओरिजिनली दो वेरिएबल्स थे जिनमें रिलेशनशिप नहीं था। अगर उस सिचुएशन में हम एक तीसरा वेरिएबल ऐड करें तो क्या होगा, एक तो यही सिचुएशन होगी, रिलेशनशिप नहीं है और वैसे ही रहेगी, रिलेशनशिप डेवलप भी नहीं होगा, या रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, दोनों में कोई एसोसिएशन या रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। सो this was these were the four possibilities of adding another variable, a third variable to your cross tabulation technique. Now let's talk about general comments on cross tabulation. अब हम देखें कि क्रॉस टेबुलेशन का हमने इसको डिस्कस किया, इन डिटेल देखा, पॉसिबिलिटीज़ देखी, टू वेरिएबल्स देखे, थ्री वेरिएबल्स देखे। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द जनरल कमेंट्स एसोसिएटेड विद द क्रॉस टेबुलेशन टेक्निक।
क्या राय है इस टेक्निक की स्टैटिस्टिकल एनवायरनमेंट के अंदर? मोर देन 3 वेरिएबल्स कैन बी क्रॉस टेबुलेटेड बट द इंटरप्रिटेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अभी हमने इसे एक्सपेरिमेंट भी किया, देखा भी। 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप एसोसिएशन डिफाइन करना इजी है। अब 2 वेरिएबल्स, तीसरा वेरिएबल हमने ऐड कर लिया तो उनको डिफाइन करना, उनको एक्सप्रेस करना, उनकी इंटरप्रिटेशन करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर वेरिएबल के अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी कैटेगरीज, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब 3 के आपने एसोसिएशन, उनकी रिलेशनशिप देखना है और तीनों की कैटेगरीज को आपस में मैच करना, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। अगर मोर देन 3 हो जाएं, 3 के बजाय 4 वेरिएबल्स हो जाएं, 5 हो जाएं, फिर 5 वेरिएबल्स हो जाएं, तो 5 वेरिएबल्स की इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? ये रिलेटेड है इससे, ये रिलेटेड है इससे, ये रिलेटेड है इससे, ये इससे, और इतनी कैटेगरीज हैं। Also because the number of cells increases multiplicatively, maintaining an adequate number of respondents or cases in each cell becomes problematic. जितने वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे उतने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, जितने सेल्स बढ़ते जाएंगे उतने रिलेशनशिप के जो हमारे वो हैं एट्रीब्यूट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, और उनको सबको मेंटेन करना इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। उतना हमारा डेटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। As a general rule, there should be at least 5 expected observations in each cells for the statistical computer to be reliable. ये कोई लॉ नहीं है, जनरल एक रूल बना हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस्ड एडवाइस है कि मिनिमम एक सेल में 5 ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। 5 से कम ऑब्जर्वेशंस होंगी तो हमारा टेबुलेशन ठीक नहीं होगी, रिलायबल नहीं होगी। Thus, cross tabulation is an inefficient way of examining relationships when there are several variables. बहुत ज़्यादा variables हों तो it is an inefficient and complicated way of examining relationships, associations. तो अगर 2 या 3 वेरिएबल्स हों तो इट इज़ प्रेफरेबल, अदरवाइज मोर देन दैट हों तो हम इसको यूज़ नहीं करते। हम और एग्जामिनेशन की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स देखते हैं, फिर एनालिसिस डिफरेंट और तरीक़ों से कर लेते हैं। हम क्रॉस टेबुलेशन का फिर यूज़ नहीं करते। नाउ दिस स्टैटिस्टिक्स एसोसिएटेड विद क्रॉस टेबुलेशन। क्रॉस टेबुलेशन तो हमने देख ली, क्रॉस टेबुलेशन क्या होती है। अब क्रॉस टेबुलेशन का हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, वो कैसे करेंगे? हम इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, या हम इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ एसोसिएशन या टेस्ट ऑफ एसोसिएशन देखना चाहें अगर वेरिएबल्स के दरमियान, फिर हम कैसे देखेंगे? उसके लिए देयर आर सेवरल टेक्निक्स अवेलेबल इन स्टैटिस्टिक्स, जिसमें सम ऑफ देम आर chi-square, phi coefficient एंड chi-square ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं, स्पेशली द chi-square मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस स्टडीज, इन बिजनेस रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। Now let's talk about chi-square. Chi-square होती क्या है? The statistics used to test the statistical significance of the observed association in a cross tabulation. chi-square टेक्निक क्या करती है? 2 वेरिएबल्स का आपस में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप मेजर करती है कि आया उनके दरमियान में एसोसिएशन या रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. It assists us in determining whether a systematic association exists. A systematic association exists between the two variables. ये हमें क्या बताती है कि एक सिस्टमैटिक या एक प्रॉपर या एक सिग्निफिकेंट
रिलेशनशिप या एसोसिएशन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान है या नहीं है, या होगी या नहीं होगी। और ये सिर्फ हम कब करते हैं, काई स्क्वायर सिर्फ दो वेरिएबल्स पे हम देखते हैं, सिर्फ दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जब देखते हैं तो हम काई स्क्वायर टेक्निक यूज करते हैं। नाउ हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है टोटल नंबर्स इन द रो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर्स इन द कॉलम डिवाइडेड बाय द टोटल सैंपल साइज। इससे हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब जब हमारे पास हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली तो काई स्क्वायर फाइंड करने का, दिस इज एन एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट अ काई स्क्वायर। बिफोर दैट लेट्स सी दिस स्लाइड फर्स्ट। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो कैसे वर्क करती है, अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है whose shape depends solely on the number of degrees of freedom. As the number of degree of freedom increases, the chi-square distribution becomes more symmetrical. Number of degrees of freedom जो है df की जो वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज करती जाती है chi-square उतना ही सिमेट्रिकल होता जाता है, सिमेट्री आती जाती है। नाउ हमने इंटरनेट यूजेज का पे एक हमने डाटा देखा था, उसी को हम वैल्यूज़ लेके इस हम टेबल को, इस काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फॉर द सेल्स गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हमने क्या किया था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी देखा था, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को। कॉलम्स और रोज, नंबर ऑफ सेल्स इन द कॉलम्स, नंबर ऑफ सेल्स इन द रोज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टोटल सैंपल साइज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखें तो हमारे पास क्या आती है, 7.50, 15 हमारी वैल्यू थी। मैं आपको दोबारा फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये देखिए, टोटल नंबर इन द रो, टोटल नंबर इन द कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज। अब टोटल नंबर इन द रोज वर 15, टोटल नंबर इन द कॉलम्स वर 15 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज वाज 30। हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के आगे 7.5 आ गई हमारे पास। और हमने इंटरनेट यूजेज का जो डाटा देखा था उसमें हमने देखा था यूजेज मेल, फीमेल, हाई एंड लो। पहले हमने हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं। टॉप लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है फॉर हाई मेल, टॉप राइट इज हाई फीमेल। देन इसके नीचे जो है लेफ्ट साइड के ऊपर जो है लो मेल, राइट साइड पे लो फीमेल। अब 4 हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। पहली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई हाई एंड मेल, हाई एंड हाई। हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे ना, एक जेंडर था, एक हमारे पास इंटरनेट यूजेज था, उसमें 2 कैटेगरीज थी, हाई एंड लो थी, जेंडर में मेल एंड फीमेल था। तो पहली जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई वो आई हाई और मेल की, दूसरी आई हाई और फीमेल की, तीसरी आई हाई और लो और मेल, और चौथी थी लो और फीमेल। Then the value of chi-square is calculated as follows. हम एक तो समेशन देख लेते हैं ऑल सेल्स की, ठीक है। हमारे पास 4 सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं, हर सेल की ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उनका हम स्क्वायर ले लेते हैं डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में हमने देखा एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस करके उनका स्क्वायर लेके हम डिवाइड कर देते हैं
किससे डिवाइड कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है जिससे हमने माइनस किया था, और इन चारों सेल्स की जो हमारे पास वैल्यू आएगी उन चारों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। सम करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है काई स्क्वायर की वैल्यू जाती। नाउ फाइनली वी हैव कम टू अ सिमेट्रिकल डायग्राम ऑफ काई स्क्वायर। इसमें हम कैसे फाइंड करते हैं काई स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि काई स्क्वायर जो है इसको हमने एक क्रिटिकल वैल्यू है हमारे पास, क्रिटिकल वैल्यू जिसे हम पी वैल्यू भी कहते हैं, पी वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की। अब अगर काई स्क्वायर की वैल्यू लाई करती है, एक रिजेक्शन रीजन होता है, एक होता है नॉन रिजेक्शन रीजन होता है। नॉन रिजेक्शन रीजन इज ऑन योर लेफ्ट, जैसे हम कहते हैं एच नॉट। काई स्क्वायर अगर हमारा सिग्निफिकेंट हो तो हम कहते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। अगर काई स्क्वायर इनसिग्निफिकेंट हो तो हम कहते हैं हमारा नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करते हैं। तो मेन एरिया अगर हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे 0.05 सिग्निफिकेंस पे अगर हम देखें तो 0.05 हमारा क्रिटिकल वैल्यू, और क्रिटिकल वैल्यू के इस तरफ जो स्मॉलर एरिया है दैट इज योर रिजेक्शन रीजन, और 95% जो दूसरी तरफ का एरिया है दैट इज योर एक्सेप्टेंस रीजन। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू हमारी एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती है तो हम क्या कहते हैं, हम अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो रिजेक्शन में लाई करती है तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं। सो व्हाट इज अ काई स्क्वायर? Chi-square is a test of association. What does it tell? It tells us the relationship, intensity or significance of relationship between two variables. Now we have come to the end of this session. This was session number 20, and just to give you an overview, a quick review of this session, we learned cross tabulation. What is cross tabulation? हम दो वेरिएबल्स को कॉलम्स और रोज के अंदर दो वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं। हर वेरिएबल की अपनी कैटेगरीज एंड ग्रुप्स बना देते हैं। एज है तो एज में 3 ग्रुप्स बना दिए, जेंडर है, जेंडर के 2 ग्रुप्स बन गए। अब हम इनको आपस में जब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, आपस में इनकी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं, तो हमें रिलेशनशिप पता चल जाता है कि अंडर 17 और मेल की ये वैल्यू है, ये रिलेशनशिप है, अंडर 17 और फीमेल का ये रिलेशनशिप है। जैसे हमने बात की थी इंटरनेट यूजेज की, इंटरनेट यूजेज को हम डिफाइन करें 2 तरीके से। इंटरनेट यूजेज होता है एक हैवी यूजेज और लो यूजेज। हैवी यूजेज, लो यूजेज को अगर हम देखें रोज में और कॉलम्स में हम देखें जेंडर को, तो हम ये रिलेशनशिप जान सकते हैं कि आया मेल ज़्यादा हैवी यूज़र्स हैं या फीमेल ज़्यादा हैवी यूज़र्स हैं, ये फीमेल्स ज़्यादा कम यूज़ करती हैं या फीमेल ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसी तरह हम एक वेरिएबल और भी ऐड कर सकते हैं, हम तीसरा वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। इसी एग्जांपल में अगर हम तीसरा वेरिएबल ऐड करें तो हम इनकम को ऐड कर लेते हैं। हाई इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है। हाई इनकम विद मेल हैवी यूजर्स का हमें रिलेशनशिप पता चल जाता है, लो इनकम विद मेल हैवी यूजर्स, हाई इनकम विद फीमेल हैवी यूजर्स, हाई इनकम फीमेल विद लो यूजेज। फिर हमने आज के सेशन में डिस्कस किया था कि तीसरा वेरिएबल जब हम ऐड करें तो उसकी क्या रिजल्ट होता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो हमने डिस्कस किया था 4 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तीसरा वेरिएबल ऐड करने से। हमारे ऑलरेडी जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशनशिप पे क्या पॉसिबिलिटीज़ रिजल्ट्स होते हैं।
पहला हमने पॉसिबिलिटी देखी थी कि उनका रिलेशनशिप मोर रिफाइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। दूसरी हमने पॉसिबिलिटी देखी कि उनके रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा हमने देखा कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। चौथा हमने देखा कि उनका जो रिलेशनशिप है वो अगर हमने चौथी सिचुएशन वो देखी कि उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं था, तीसरे वेरिएबल के एडिशन से उनका रिलेशनशिप बन गया, उनमें एक एसोसिएशन डेवलप हो गई। फाइनली हमने आज का जो लास्ट मेन टॉपिक था वो था स्टैटिस्टिक्स एसोसिएटेड विद टेबुलेशन, जिसमें हमने काई स्क्वायर का देखा। काई स्क्वायर का हमने इन डिटेल देखा कि काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, कब यूज़ करते हैं। हम टू वेरिएबल्स की जो एसोसिएशन या सिग्निफिकेंस, हमने रिलेशनशिप सिग्निफिकेंस देखनी हो तो हम काई स्क्वायर यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ मोस्ट यूज्ड इन द बिजनेस स्टडीज़ या मार्केटिंग एंड बिजनेस रिसर्च में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो काई स्क्वायर होता है। काई स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना भी देखा, उसके अंदर हमने देखा कि हम उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद उसका हम फॉर्मूला देखा, हम उसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आंसर कैसे उसका आता है। और फिर उसके बाद हमने उसको देखा कि हम उसे ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन्स कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे हमें पता है, क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है। फिर जब क्रिटिकल वैल्यू आ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो हमारी पी की वैल्यू 0.05 है। 0.05 से इस तरफ जो है वो हमारा रिजेक्शन रीजन है, इस तरफ 95% ऑफ एरिया जो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, जहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू फॉल करती है। उससे हमें पता चलता है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कितना उनकी जो रिलेशनशिप है वो कितना सिग्निफिकेंट है या नहीं सिग्निफिकेंट, उन दोनों में एसोसिएशन है या नहीं है। तो आज के सेशन में हमने ये सारी डिटेल्स, हमने ये टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स थे जो डिस्कस किए। और दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।